गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और जैसा कि आपको पता है कि नोटबंदी कब हुई थी। तो नोटबंदी होती है 2016 के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि रात 8 बजे से 1000 और 500 के पुराने नोट अब जो लीगल टेंडर है, करेंसी है, वो नहीं चलेगी। तो उसके बाद से तो मतलब दुनिया ही बदल गई। हालांकि इससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। जिस उद्देश्य से नोटबंदी की गई थी वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो नोटबंदी जायज़ ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कल इसका फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2016 के फैसले को 4-1 से सही ठहराया। मतलब 4 लोगों ने पक्ष में दिया जबकि एक ने विपक्ष में दिया। जो विपक्ष वाले थे वो कौन है? वो ये महिला जज है। एक जज खिलाफ आरबीआई ने बिना दिमाग लगाए केंद्र की सिफारिशें लागू कर दी। जस्टिस नागरत्ना का 124 पेज का फैसला आया विरुद्ध में। नोटबंदी का फैसला वैध था, लक्ष्य पूरे हुए या नहीं इसके अब मायने नहीं। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो 4 जज कौन थे जिन्होंने पक्ष में फैसला दिया और एक कौन है जिन्होंने विपक्ष में फैसला दिया, वो देख लेते हैं। तो 4 जज पक्ष में केंद्र को नोटबंदी का संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। जबकि जो महिला जज है जस्टिस नागरत्ना, उन्होंने कहा है कि ठीक है, संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन जो आरबीआई है उसकी भी तो कुछ देश के नागरिकों के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। उनको भी तो बिना सोचे समझे कोई फैसला या जो केंद्र सरकार है उसके जो आदेश है वो नहीं मानने चाहिए। नोटबंदी संसद में कानून बनाकर की जानी चाहिए थी, न कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन से फैसला अवैध है, ये इन्होंने कहा। अब उन 4 जजों के बारे में देख लेते हैं। तो ये 4 जज हैं, ठीक है, जिन्होंने पक्ष में फैसला दिया। नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत हुई थी। इसे ये माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। 5 में से 4 जज सहमत। ये कौन कौन थे? जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में नोटबंदी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो 4 जज कौन से हैं? निम्न में से वह जज कौन है जिन्होंने पक्ष में फैसला नहीं दिया? तो पक्ष में फैसला नहीं दिया वो महिला जज कौन थे? जस्टिस बीवी नागरत्ना। ये सुप्रीम कोर्ट की जज है। तो जिन्होंने पक्ष में फैसला दिया वो कौन कौन है? तो ये है जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस एस बोपन्ना। जिन्होंने विपक्ष में दिया फैसला गैरकानून था, इसे अध्यादेश की जगह कानून के जरिए लिया जाना था। जस्टिस बीवी नागरत्ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि हाल ही के अंदर नोटबंदी पर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो इस फैसले के विपक्ष में जो खड़ा था उस जज का नाम क्या है? तो आप ये करेंगे। और वो 4 जज कौन से हैं जो पक्ष में थे उनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। और ये देखिए, न्यू ईयर पे हर कोई अपना अपना रेजोल्यूशन लेता है, संकल्प करता है कि मैं इसके अंदर कुछ अलग करूँगा, ठीक है। तो ये व्यक्ति सो रहा है और ये इसके ये 2022 है, ठीक है, और ये है 2023। तो 2022 में भी इसने यही रेजोल्यूशन लिए थे कि सुबह जल्दी उठना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, जिम जाना है, टाइम पर दफ्तर ऑफिस जाना है। जो स्टूडेंट होगा वो टाइम पर सुबह उठ के जल्दी पढ़ेगा, संयमित भोजन करना है, जल्दी सोना है। तो 2022 में भी इसने यही लिए थे। तो 2022-2023 को बोल रहा है कि तू भी ट्राई कर ले, शायद ये मान जाए, तुम भी ट्राई कर लो। तो ये कॉमेडी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे कहते हैं ट्रू लव। क्या कहते हैं? ट्रू लव। ये व्यक्ति है, कहाँ के हैं? कोलकाता के। और कोलकाता कहाँ पड़ता है? ममता बनर्जी का ये स्टेट है। ममता बनर्जी का, जो वहाँ की मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की। किसकी? पश्चिम बंगाल की। इन महाशय ने अपनी जो ये पत्नी है, ठीक है, इनको कोरोना के अंदर खो दिया था। कोरोना में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने 2.5 लाख रुपए खर्च कर इनकी स्टेचू बनवाया, ठीक है। तो ये इतना गहरा लव है कि इन्होंने 2.5 लाख रुपए में अपनी पत्नी का स्टेचू बनवाया है और इनको गहने भी पहनाते हैं, इनके बाल भी बनाते हैं, इनसे बातें भी करते हैं। ये होता है ट्रू लव। अब इनकी एज आप क्या मान सकते हो? इनकी एज होगी 75 से 80 साल की अंदर होगी। तो ये है 20वीं सदी के इंसान। कौन सी सदी के? 20वीं सदी के। 21वीं सदी में ऐसा लव बहुत ही कम देखने को मिलता है। किसी को टाइम ही नहीं है इतना सब कुछ करने का। तो कहीं ना कहीं जैसे कि कहा जाता है कि जो गाड़ी है वो 2 पहियों पे चलती है। एक पहिया अगर टूट जाता है तो उसका काफ़ी नुकसान दूसरे वाले को भुगतना पड़ता है, मतलब गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाती है। आज की भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी के अंदर जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो तो चले जाते हैं अपने काम पर, लेकिन पीछे रह जाता है एक रिटायर्ड, एक हारा हुआ इंसान। अगर उसका भी किसी एक पार्टनर का, चाहे फिर वो महिला हो या पुरुष हो, मृत्यु हो जाती है तो उसका बाकी का जो जीवन होता है वो काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने
अपने जीवन को सरल बनाने के लिए अपनी वाइफ का स्टेचू बनवा लिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक सच्चे प्यार को दर्शाता है। ये कौन है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, ये है नागरत्ना। नोटबंदी का तरीका गैरकानूनी, जस्टिस बीवी नागरत्ना, इन्होंने विपक्ष के अंदर अपना मत दिया है। तो ये क्या कहती हैं, एक बार देख लेते हैं। 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार 8 नवंबर 2016 को 8 बजे केंद्र सरकार की तरफ से की गई नोटबंदी गैरकानूनी है। इसे संसद में कानून बनाकर लागू किया जाना था, गजट नोटिफिकेशन के जरिए नहीं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 98% नोटों का एक्सचेंज हुआ। इससे लगता है कि नोटबंदी का मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट इस आधार पर फैसला नहीं कर सकता। 500 और 1000 रुपये के सभी नोटों पर बैन गैर कानूनी है, लेकिन यह फैसला लिया जा चुका है। ऐसे में इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। नोटबंदी का मकसद सही था, इसमें कोई शक नहीं है। इससे सरकार ब्लैक मनी, टेरर फंडिंग पर रोक लगाना चाहती थी, लेकिन लीगल ग्राउंड पर यह कदम गैरकानूनी है। मतलब कहीं ना कहीं जो देश का नागरिक है, ठीक है, उसको तो परेशानी हुई है। जो आम आदमी है उसको तो परेशानी का सामना करना ही पड़ा है। उसका धंधा चौपट हो गया, लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा, ठीक है, और कई लोगों की तो मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, कई लोग कर्ज के बोझ तले दब गए। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो आम आदमी को भुगतनी पड़ी। अब नई साल के अंदर, जैसा कि आपको पता है, दिल्ली के अंदर एक युवती को एक बलेनो कार थी। कौन सी बलेनो कार थी? ठीक है, उसके अंदर बैठे 5 युवकों ने न्यू ईयर के जश्न के चक्कर में एक युवती को मार डाला। दिल्ली में युवती से दरिंदगी पर शाह ने मांगी रिपोर्ट। तो जो अमित शाह है वो कौन है? वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। ठीक है, कंजावाला कांड के नाम से ये जाना जा रहा है। विशेष आयुक्त आर्थिक अपराध शाखा शालिनी सिंह को सौंपी गई जांच। उपराज्यपाल ने पुलिस की लापरवाही पर मांगी रिपोर्ट। तो इस घटना को आपको ऐसे नहीं देखना, इस घटना को देखना है आपको कि किसी भी जश्न, कोई भी जश्न, किसी भी प्रकार का जश्न किसी की मौत से बड़ा नहीं हो सकता। तो आप अपने आप से ये प्रण ले, आपका ये कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार का जश्न, किसी भी प्रकार का उत्सव, त्यौहार किसी की मौत और किसी को परेशान करके नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप तो अब पढ़ने वाले हो, पढ़े लिखे इंसान हो, तो उसकी तरह व्यवहार करना भी सीखो, क्योंकि हम मानव हैं, जानवर नहीं है। जानवर भी किसी को परेशान नहीं करते हैं बिना किसी वजह के, तो अपन तो इंसान है। अब कहीं ना कहीं वो युवक नशे में थे, उनको पता नहीं चला। उन्होंने 4 किलोमीटर तक युवती को स्कूटी से टक्कर मारी, ठीक है, और 4 किलोमीटर शव कार में फंसा रहा और उसको 4 किलोमीटर घसीटा भी, जिससे युवती के हाथ पैर फट चुके थे, सर आधा घिस चुका था, तब जाकर भी उनको पता नहीं चला। तो ये कहीं ना कहीं मानवता पर एक कलंक जैसा साबित हो रहा है कि मतलब कोई जश्न, कोई उत्सव किसी की मौत पर बनाया जा रहा है। ये मतलब किस तरीका का जश्न हो सकता है, किस तरीके का न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो सकता है कि किसी के लिए तो ये मौत हो गई, किसी के परिवार के लिए एक दुख का नया साल हो गया किसी के जश्न के ऊपर। तो आपकी क्या राय है इस पर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब ये देखिए, मृत बच्चे को गंभीर बता किया रेफर, अस्पताल ने वसूला मोटा बिल। ये कोई नई बात तो नहीं है, नई बात तो नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई परिवारजन या आपका कोई फैमिली मेम्बर बीमार होता है तो ऐसे किसी हॉस्पिटल में ना लेके जाएं जिसकी मान्यता ना हो। अब इस खबर को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ये उत्तराखंड की खबर है। कहाँ की है? उत्तराखंड की। इस खबर को जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस बच्चे का इलाज किया जा रहा था उस डॉक्टर के पास जो बच्चों की इलाज की जो डिग्री होती है वो ही नहीं थी, वो ही मान्य नहीं थी, मतलब लीगल डिग्री ही नहीं थी। अब सोचो, उसने इस बच्चे का इलाज किया और खुदा न खास्ता उस बच्चे के इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है और हॉस्पिटल वाले 2 से 2.5 लाख रुपए का बिल उसको थमा देते हैं, बच्चे के पिता को, और उसको दूसरे अस्पताल में रेफर कर देते हैं ताकि वो इस बात से बच सके कि हमारा जो ये बच्चे की जो मृत्यु हुई है वो हमारे हॉस्पिटल में नहीं हुई। लेकिन जैसे ही दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने कहा कि बच्चे की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। आपने वो मूवी देखी है गब्बर सिंह नहीं, गब्बर, अक्षय कुमार की मूवी है। उसके अंदर एक व्यक्ति मर जाता है, फिर उसका इलाज करते हैं, फिर उसको मोटा बिल थमा देते हैं,
उसी आधार पर ये मूवी बनी हुई है, भ्रष्टाचार के आधार पर। तो भ्रष्टाचार इस तरीके से फैल चुका है कि किसी की मौत पर भी लोग पैसे कमाना चाहते हैं। इससे बड़ा मानवता पर क्या होगा? मानवता पर ये कलंक नहीं है तो क्या है कि किसी की मौत के ऊपर भी लोग पैसे कमा रहे हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ हो भी नहीं सकता। इससे बुरा और क्या हो सकता है? चिकित्सक के पास बाल रोग विशेषज्ञ की मान्य डिग्री ही नहीं थी, तो वो इलाज किसका कर रहा था? तो ये आपको सजेशन है, आपको एक राय है कि आपके फैमिली मेम्बर में से अगर कोई बीमार होता है तो प्लीज़ किसी ऐसे अस्पताल में ना लेकर जाएं जो अभी अभी खुला है, ठीक है, या उसके अंदर कोई ऐसा डॉक्टर बैठता है जिसके पास कोई मान्य डिग्री ही ना हो। तो बिना किसी जांच पड़ताल के किसी भी ऐसे डॉक्टर या ऐसे अस्पताल में ना लेकर जाए जहां आपको किसी अनहोनी का सामना करना पड़े। आई होप यू अंडरस्टैंड। सकारात्मक तनाव के प्रभाव पर हुआ है अध्ययन। छोटे छोटे तनाव लीजिए, इससे दिमाग युवा बना रहता है और बुढ़ापा बेहतर गुजरता है। छोटे छोटे तनाव जैसे कि भागदौड़ भरी जिंदगी में रोजमर्रा के छोटे छोटे तनाव लेना अच्छा होता है। इससे दिमाग युवा बना रहता है और वृद्धावस्था बेहतर तरीके से गुजारने में मदद मिलती है। हाल ही में एक शोध में यह बात सामने आई है। इससे पहले 1990 के दशक में इस तरह के तनाव को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता था, लेकिन पहली बार फिरदौस डाबर नाम के एक अमेरिकी मनोचिकित्सक ने न्यूयॉर्क की रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता के साथ इस संबंध में अध्ययन किया है। व्यायाम से 4 साल तक कम हो जाती है दिमाग की उम्र। अब ये तो कुछ अलग ही बता दिया है इन्होंने कि व्यायाम से 4 साल तक कम हो जाती है दिमाग की उम्र। सॉरी, मस्तिष्क का आकार 40 साल के बाद एक दशक में लगभग 5% की दर से घटता है। 70 की उम्र के बाद गिरावट की दर बढ़ जाती है। दिमाग की यह सिकुड़न ऐसे बुजुर्ग में 4 साल तक कम हो जाती है जो नियमित व्यायाम करते हैं। तो कहने का मतलब इनका यह है कि अगर आप डेली व्यायाम करते हैं तो ये जो दिमाग की जो सिकुड़न है इसकी दर के अंदर कमी आ जाती है। और इससे क्या होता है, इससे आपके जो जैसे कि बुढ़ापे में कौन कौन सी बीमारी हो जाती है कि जैसे आपकी जो मेमोरी, जो आपको याद रखने की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, जिसको डिमेंशिया कहते हैं। तो इस तरह की बीमारियों से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा अगर डेली आप थोड़ा बहुत व्यायाम करते हैं तो। आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपके। और ये इम्पोर्टेंट है आजकल के बच्चों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वार्थी कारणों से बोले गए झूठ को पेरेंट्स सख्ती से आंकते हैं। जैसे झूठ बोलना गलत है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि झूठ बोलना कितना गलत है, लेकिन पेरेंट्स से ही बच्चे स्मार्ट तरीके से झूठ बोलना सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं बच्चों के झूठ बोलने के ऊपर। घुमा फिराकर सच्चाई पेश करने से सजा का जोखिम कम होता है। बच्चे विसंगति को समझ सकते हैं। अधिकांश बच्चों को स्पष्ट रूप से झूठ बोलना नहीं सिखाया जाता, लेकिन उनके माता पिता की प्रतिक्रिया उन्हें सिखा सकती है कि सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से कम जोखिम होता है। जैसे कि आपने वो जोक सुना भी होगा कि एक बच्चा फेल हो जाता है, वो अपने घर पर आता है अपनी मार्कशीट लेकर, ठीक है, और अपने अपने पापा को वो मार्कशीट देने से पहले अपने पापा से कहता है कि वो फलाना वकील का बेटा है वो भी फेल हो गया, फलाना इंजीनियर का बेटा है वो भी फेल हो गया, और फलाना डॉक्टर का बेटा है वो भी फेल हो गया। तो उसके पापा पूछते हैं कि तू पास हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कौन से कहेंगे कलेक्टर हो, जो आपका बेटा पास हो जाएगा तो आपका बेटा भी फेल हो गया। तो इस कहने का मतलब ये है कि तोड़ मरोड़ कर किसी सच्चाई को बताने से जोखिम होता है वो कम हो जाता है। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को हिदायत देते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब स्थितियाँ बदल रही है। हाल ही में हुई स्टडी में सामने आया कि पेरेंट्स बच्चों से वह सुनना पसंद करते हैं जो वे चाहते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं सच्चाई है कि बच्चों से वही सुनना चाहते हैं पेरेंट्स जो वो चाहते हैं। कई बार सच बोलने पर पेरेंट्स सख्ती से पेश आते हैं। इस स्थिति में अपने पेरेंट्स को देखकर अपने बच्चे को देखकर बच्चे झूठ को घुमा फिराकर बोलना सीख जाते हैं। तो आई होप जैसे कि जो आविष्कार होता है, ठीक है, वो किसी न किसी के आधार पर होता है, ठीक है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी तो उस हिसाब से वो तोड़ मरोड़ कर वैसा ही आविष्कार किया जाएगा ताकि उनके पेरेंट्स को अच्छा लगे। इस तरह के झूठ को घुमा फिराकर बोलने पर उन्हें रिवार्ड मिलता है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? इस पर सत्यवादी बच्चा जवाब देगा कि पोर्च के नीचे। लेकिन झूठ बोलने और घुमा फिराकर कहने वाला बच्चा बोलेगा कि वे लाइब्रेरी तक गए हैं। वह यह नहीं बताएगा कि लाइब्रेरी घर के पोर्च के नीचे ही है। तो कहीं ना कहीं ये घुमा फिराकर ही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप भी ऐसे झूठ बोलने से बचें और अपने पेरेंट्स को थोड़ा घुमा फिरा कर ही बताएं, क्योंकि आजकल के जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है तो पेरेंट्स वही सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। दुनिया का सबसे महंगा फैब्रिक 4 लाख से ज़्यादा की होती है। इससे बनी शर्ट राजवंश और अमीरों के पहनावे में ये होता है शामिल। इतनी दुर्लभ कि दुनिया के किसी भी मॉल पर विकुना से तैयार कपड़े कभी डिस्काउंट पर मिलते ही नहीं है। विकुना से तैयार मोजे भी 80,000 रुपये में बिकते हैं। मोजे 80,000 रुपये के, शर्ट 4,23,000 की, पोलो नेक 6,11,500, पैंट
8,97,799, कोट 12 लाख, लगभग 11.5 लाख रुपए, स्कार्फ 6.5 लाख रुपए, सॉरी 5.5 लाख रुपए, यानी कि 6.25 लाख रुपए। तो ये विकुना क्या है? तो विकुना एक तरह का जानवर है जिससे ऊन प्राप्त की जाती है। जैसे कि कश्मीर के अंदर जो पश्मीना बकरी है उससे ऊन प्राप्त की जाती है, और पश्मीना ऊन बड़े ही महंगे जो ऊन होती है उसके अंदर शामिल है। तो ये तो आप जानते ही होंगे। क्योंकि ये फैब्रिक जो तैयार किया जाता है इसकी ऊन से, विकुना की ऊन से, वो बहुत ही महंगा होता है और ये सर्दियों में पहना जाता है। ठीक है, सर्दियों में पहना जाता है। और ये इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है और काफ़ी गर्म रहता है और सॉफ्ट भी बहुत रहता है। तो अगर आपको इतनी महंगी महंगी चीज़ें पहनना है तो उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे ही 100 रुपये का शर्ट और 200 रुपये की पैंट पहन के जीवन गुजार देते हैं लोग। तो शौक करने के लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और आप उस मेहनत का रिवार्ड मुझे देते नहीं। तो प्लीज़ अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आते हैं करंट अफेयर के, जिससे डेली लाइफ के ज्ञान भी मिलते हैं और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उससे आपको अगर फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो करंट अफेयर, ब्राज़ील का राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो हाल ही में ब्राज़ील के अंदर क्या हुआ था? तो ब्राज़ील के अंदर चुनाव हुए थे, उसके अंदर ब्राज़ील के राष्ट्रपति को चुना गया। तो लुइस इनसियो लुला दा सिल्वा तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने जायर बोल्सोनारो को हराया है। वर्ष 2006 में इन्हें जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसलिए ये करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनको 2006 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके? ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनसियो लुला दा सिल्वा कौन सी बार राष्ट्रपति बने हैं? तीसरी बार। किसके? ब्राज़ील के। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रहरी ऐप किससे संबंधित है? तो जो प्रहरी ऐप है ये किससे संबंधित है? तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है। किसके लिए? सीमा सुरक्षा बल, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के लिए। और बीएसएफ की जो माता है, ठीक है, उसको वह कौन सी माता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस ऐप की मदद से जवान अपने कार्यस्थल संबंधी जानकारियों को एक्सेस कर पाएंगे और शिकायतों का निवारण भी इसके जरिए किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रहरी ऐप किससे संबंधित है, तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके लिए? बीएसएफ के लिए। नेक्स्ट है, गेटो सोरा किस वजह से चर्चा में है? तो गेटो सोरा कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के बैडमिंटन खिलाड़ी गेटो सोरा ने हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर में 9 वर्ष से कम आयु वर्ग की श्रेणी में टॉप अरीना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने मलेशिया के दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जेरिल तह को हराया। प्रतियोगिता 19 से 23 दिसंबर तक आयोजित की गई थी। तो जो गेटो सोरा है, कौन? गेटो सोरा, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, कहाँ के हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश के। तो इन्होंने, ये न्यूज़ के अंदर क्यों है? क्योंकि इन्होंने कहाँ पर? मलेशिया के अंदर बैडमिंटन जो चैंपियनशिप हुई है उसको जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो निखत जरीन ने राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर यह प्रतियोगिता अपने नाम कर ली है। यह चैंपियनशिप भोपाल में आयोजित की गई। निखत जरीन ने साल 2022 में 3 इंटरनेशनल मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था। उनके कोच चिरंजीवी उनके आदर्श हैं। आई होप आपको ये करंट अफेयर पसंद आए होंगे। राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो निखत जरीन, ठीक है, इसकी विजेता है। आई होप आपको ये करंट अफेयर पसंद आए। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।